गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो मैंने अभी देखा है कि बहुत सारे बच्चे को ईटीएस में प्रॉब्लम आ रहा है ना। बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी हर बार ईटीएस को चेंज कर देती है और इस बार तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फिगर बना दिया है। हाँ, और बच्चा मैसेज कर करके परेशान है, सर ये फिगर जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा है, ये फिगर है क्या। हाँ, एनसीईआरटी का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ईटीएस का जो फिगर बना है वो पल्ले नहीं पड़ रहे, रिलेट नहीं कर पा रहे। कितना एटीपी बनेगा, कैसे बनेगा। पुराना वाला तो थोड़ा आसान भी था, ये सर 4 प्रोटॉन वाला कॉन्सेप्ट एकदम ऊपर से जा रहा है। तो चलो हमने कोशिश की ना, कोशिश की है कि हम लोग उसे इजी करें। देखो, सबसे पहले ट्रिक्स को जानो। सबसे पहले मैंने बोला था कि ग्लूकोज के अंदर में C6H12O6 है। 1 मिनट, ठीक है। ट्रिक नंबर 1, ग्लूकोज में टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 12। यानी कि इस पूरे चैप्टर में बच्चा, इस पूरे चैप्टर में, पूरे रेस्पिरेशन में, एरोबिक में ना 12 टाइम हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, यानी 12 टाइम्स हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, यानी 12 बार होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यही ट्रिक। ग्लूकोज के अंदर 12 हाइड्रोजन है, 12 बार 12 स्टेप में हाइड्रोजन को निकालेंगे ना, इसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन निकालने के लिए यहां 2 एजेंट है ना। एक एजेंट का नाम है NAD+, वो आएगा, हाइड्रोजन को पकड़ेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH और H+ में, NADH और H+ में। ध्यान से सीखिएगा, ठीक। और एक और है हाइड्रोजन को निकालने की। हाइड्रोजन को जब निकालेगा ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसी को रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोले, इसी को ऑक्सीडेशन बोले ना। इसी को एनसीईआरटी में लिखेगा रिडॉक्स इक्विवेलेंट। एनसीईआरटी का वर्ड है रिडॉक्स इक्विवेलेंट, सेम चीज है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोले, ऑक्सीडेशन बोले, रिडॉक्स इक्विवेलेंट बोले, सेम। तो यहां पर ऑक्सीडेशन होना है 12 बार, जिसमें से 10 बार 10 टाइम हाइड्रोजन को निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन कराने के लिए NAD+ आएगा, तो 10 बार बनेंगे NADH और H+। इसका मतलब है कि 2 बार ऑक्सीडेशन फैट के हेल्प से होगा, फैट के हेल्प से होगा, और 2 बार बनेगा 2FADH2, 2 बार FADH2 बनेंगे, ठीक। रूल सर बनने से फायदा क्या? ये NADH जो बना है वो ETS में जाएगा। ETS एक मशीन मान लो, सिंपल एक मशीन मान लो। एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होगा, एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होगा, और एक वाटर का 3 ATP 1 वाटर, तो हमारे पास 10 NADH है, तो टोटल ATP कितने बन जाएंगे? 30। एक NADH से 3, तो 10 NADH से 30, वाटर एक NADH से 10 है, तो 10 NADH से 10 वाटर। इस वाटर को मेटाबॉलिक वाटर कहेंगे, याद रखिएगा। ETS से जो वाटर बना मेटाबॉलिक वाटर। FADH2 में ताकत कम है, जब ये ETS में जाएगा तो एक FADH2 से केवल 2 ATP बनेंगे, तो 2 FADH2 है तो 4 ATP, और ETS से वाटर भी बनेगा, एक FADH2 1 वाटर, 2 FADH2 2 वाटर। तो अब मुझे बताइए ETS क्यों इंपॉर्टेंट, समझ में आया? ETS से टोटल कितने ATP बने? ETS से टोटल कितने ATP बने? 30 ATP आपको दिया NADH ने बना करके, और 4 ATP दिया FADH2 ने बना करके, यानी 34 ATP तो ETS देता है। और जो ETS से ATP बनता है, ETS में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन, किसी ने पकड़ लिया, रिडक्शन, उसमें एनर्जी रिलीज होता है, उसी एनर्जी से ATP बना, इसलिए नाम है OP, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो उस दौरान एनर्जी निकलेगा, उसी एनर्जी से एटीपी बनेगा, तो नाम ओपी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ना। टोटल कितने एटीपी? 34, यानी 38 एटीपी से में 34 तो ईटीएस बनाता है और 10 मेटाबॉलिक वाटर, 10 नहीं बच्चा, 12 मेटाबॉलिक वाटर। तो ये चीज तो आपको याद होना चाहिए। अब फिगर पे बात करें, ये तो इंट्रो पार्ट हुआ, फिगर पे बात करें। ठीक है, फिगर को देखिएगा ध्यान से देखिए फिगर को। ईटीएस कहां चलेगा? एकदम सिंपल, आपको पहले भी बता रखा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं। ये बच्चा आपका आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको तो आता है ना अच्छे से। यही बच्चा क्या है? क्रिस्टी है, यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ब्लू वाले क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी पे लोकेटेड है कौन? ईटीएस। कौन लोकेटेड है? ईटीएस। सर कितने लोकेटेड है? अरे भाई लाखों में लोकेटेड है, लाखों में लोकेटेड है ईटीएस। सर केवल क्रिस्टी पे होता है क्या? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आप बोलिएगा ईटीएस जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे लोकेटेड है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन अंदर में फोल्डेड है क्रिस्टी के फॉर्म में, जिसे सरफेस एरिया बढ़ सके ना, तो क्रिस्टी पे ज्यादा मिलेगा। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ये बताइए ईटीएस कहां लोकेटेड है। ऑप्शन में आया है ही नहीं इनर मेम्ब्रेन, वहां पे क्रिस्टी दिया है, क्रिस्टी कर दीजिए, इनर मेम्ब्रेन दिया है वो कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन में पढ़ने के टाइम ध्यान से देखिएगा, नहीं तो दोनों ऑप्शन भी हो सकता है। हाँ, द ईटीएस इज लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन, दूसरा है लोकेटेड ऑन द क्रिस्टी। आंसर सेम चीज। तो इनर मेम्ब्रेन का फोल्डेड पार्ट को क्रिस्टी कहते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा तो ईटीएस का नंबर भी ज्यादा होगा। चलिए, अब हमने क्या किया, इस पूरे फिगर को कट कर दिया। देखिए इस पूरे फिगर को कट कर दिया, बड़ा कर रहे, बड़ा कर रहे। आपकी एनसीईआरटी ने वर्टिकल बनाया है, हम ट्रांसवर्स बना देंगे। आपकी एनसीईआरटी ने ऐसे बनाया, क्यों? उनके पास इस तरह से जगह ज्यादा था, हमारे पास इस वाले एरिया में ज्यादा है, मेरे लैपटॉप में इस एरिया में ज्यादा जगह है, मैं वैसे बना देता हूं। तो सबसे पहले येलो वाला बना देता हूं बच्चों लोग। ये हो गया तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन, एकदम आराम से। नहीं तो ये टॉपिक ना बहुत रुलाएगा तुम्हें, कितना भी पढ़ लो, एमबीबीएस कॉलेज में भी चले जाओगे तो मेरा ही वर्ड याद आएगा। ये हो गया येलो वाला आउटर मेम्ब्रेन। अब देखिए नीला वाला, नीला वाला है ये बच्चा इनर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन पे ईटीएस लोकेटेड है, तो थोड़ा मैं बड़ा बना दूं ना, थोड़ा मैं बड़ा बना दूं, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पे ईटीएस लोकेटेड है। तो ये नीला वाला हो गया बच्चा इनर मेम्ब्रेन, येलो वाला हो गया बच्चा ओएम आउटर मेम्ब्रेन, और ये दो मेम्ब्रेन के बीच जो गैप है व्हाइट कलर से दिखा दो, ये वाला, ये पार्ट, इसे मैं कहता हूं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक, और लास्ट में ये बच्चा लो ग्रीन कलर वाला, ये फ्लूइड पार्ट, ये फ्लूइड पार्ट, ये बच्चा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है। तो पहले फिगर एकदम क्लियर रखो दिमाग में। येलो वाला पार्ट आउटर मेम्ब्रेन, ब्लू वाला पार्ट इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड फॉर्म में होता है जिसे क्रिस्टी कहते हैं, बीच का गैप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का गैप है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर चैम्बर, आउटर चैम्बर। ठीक, नीचे का पार्ट फ्लूइड पार्ट मैट्रिक्स। चलिए ठीक है, अब ईटीएस को बहुत ध्यान से सीखिएगा। नई एनसीईआरटी मैं लिख देता हूं बच्चा, न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड तो मैंने पढ़ा रखा है, बच्चे का बहुत मैसेज है सर नया वाला एनसीईआरटी का बता दो, नया एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले यहां पास आप बना दीजिए, ये हो गया कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स वन। ठीक, कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स वन में सबसे पहले आएगा NADH, NADH और H+ जो अपने साथ दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन लेकर के आया है। बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो मैं और ब्रेक कर देता हूं। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, NAD+ आया, हाइड्रोजन को पकड़ लिया। हाइड्रोजन कहने का मतलब हाइड्रोजन
मॉलिक्यूल को कहते हैं, हाइड्रोजन एटम लिख सकते हैं, H और H, वो मॉलिक्यूल था, H2 था, हमने एटम में लिख दिया। हर हाइड्रोजन एटम में दो पार्ट, इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, आपको तो अच्छे आती है ना केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हर हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। सबसे पहले NAD+ आया, NAD+ आया, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, बन गया बच्चा NAD। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन जुड़ गए तो क्या नहीं बन जाएगा NADH, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम। बच क्या गया बच्चा, बच क्या गया H+, तो हम डायरेक्टली अब हमेशा ऐसे लिखेंगे ना, NADH और H+, NADH और H+ लिखेंगे। क्या आपको कोई तकलीफ है? नहीं। फोटोसिंथेसिस में याद रखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट में NADP+ लिखते थे, P फॉर फोटोसिंथेसिस याद कर लीजिए, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। वहां हाइड्रोजन से जब जुड़ता था तो वहां बच्चा लोग बन जाता था NADPH और H+। कभी कभी NADPH तो पढ़ देते, लेकिन आपकी एनसीईआरटी NADPH कहती है, आपकी एनसीईआरटी रेस्पिरेशन में NADH वर्ड यूज करती है, फोटोसिंथेसिस में NADPH वर्ड यूज करती है। चलिए ठीक है। अब देखिए जो NADH बना ETS में जाएगा, NADH और H+ बना, वो ETS में जाएगा, तो ETS में क्या करेगा? इसने दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन को पकड़ा, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को पकड़ा है, तो जाने के बाद वहां दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन को दे देगा। क्योंकि मैं चाहता हूं बच्चा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एकदम क्लियर हो, कहीं पर गड़बड़ नहीं। सर इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, सर प्रोटॉन कहां से हो गया, एकदम क्लियर। NADH H+ गया कॉम्प्लेक्स 1 के पास, उसे दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन दे दिया। चलिए अब वापस लौटे, तो NADH H+ गया, अपना हाइड्रोजन दे दिया, खुद कन्वर्ट हो गया NAD+ में। तो कॉम्प्लेक्स 1 ने NADH से हाइड्रोजन ले लिया, इसलिए कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है, NADH को तोड़ा हाइड्रोजन ले लिया, तो नाम हो गया बच्चा लोग NADH डिहाइड्रोजिनेस। ये सब तो आपको आता है, ये तो आपको पहले भी बताया, लेकिन आज मुझे नई एनसीईआरटी को डिस्कस करना है, बोले ठीक है। अब देखो क्या होगा, NADH ने अपना दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन किसे दिया, उसने दिया यहां पास एक था FMN को, FMN को। FMN क्या करेगा, FMN क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, कन्वर्ट हो जाएगा FMNH2 में, FMNH2 में। एनसीईआरटी में नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ना, FMN ने लिया, FMNH2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये FMNH2 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन दो पार्ट, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को बच्चा लो, प्रोटॉन को ढकेल देगा चैम्बर में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो दो प्रोटॉन यहां आ गए, दो प्रोटॉन यहां आ गए, सर दो इलेक्ट्रॉन कहां गए, दो इलेक्ट्रॉन भी तो है, इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाएगा FeS को, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को, FeS को। एनसीईआरटी के फिगर को देखिए, एनसीईआरटी के फिगर को देखिए, FeS को दे दिया, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, दो इलेक्ट्रॉन, बोले ठीक। अब ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भेजेगा कॉम्प्लेक्स 3 में, यानी 1 से इलेक्ट्रॉन चलेगा 3 में, गड़बड़ मत कीजिएगा, 1 से 2 में नहीं जाएगा, 1 से 3 में जाएगा। सर 2 का है, अरे 2 है, टेंशन मत लो, 2 है, अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक। अब देखो ध्यान से, सर इलेक्ट्रॉन अभी कहां है, FeS में उड़ करके तो नहीं जाएगा, उड़ करके तो नहीं जाएगा ना, 1 से हमें 3 में भेजना है, इलेक्ट्रॉन उड़ करके तो नहीं जाएगा, कोई ले जाएगा, कैरियर होगा, और ले करके जाएगा, मोबाइल होगा, एक जगह से पकड़ेगा दूसरे जगह ले जाएगा। आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था PQ, क्योंकि वहां प्लास्टिड था, प्लास्टोक्यूनॉन, यहां उसका छोटा भाई है UQ, यूबिक्यूनॉन, याद करो। PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला थियोफाइटिन, थियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन का यहां भाई यूबिक्यूनॉन, यूबिक्यूनॉन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, इलेक्ट्रॉन को यहां पकड़ लिया, यूबिक्यूनॉन
इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, लेकिन आपको तो अब अच्छे से आता है, यूबिक्विनोन केवल इलेक्ट्रॉन नहीं पकड़ता, यूबिक्विनोन केवल इलेक्ट्रॉन को नहीं पकड़ता। और क्लियर कर दो, यूबिक्विनोन केवल इलेक्ट्रॉन को थोड़ी पकड़ता है, यूबिक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, लेकिन उसी टाइम मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन को भी पकड़ेगा। वो एक्चुअली में हाइड्रोजन कैरियर है, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाएगा, वो बोलेगा मैं प्रोटॉन भी ले जाऊंगा। तेरे पास प्रोटॉन आएगा, अरे मैट्रिक्स से खींच लिया, इलेक्ट्रॉन आया ना, बोले हाँ। इलेक्ट्रॉन जब आया तो क्या हुआ, उस दौरान ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मेरा रिडक्शन हुआ, सामने वाला का ऑक्सीडेशन हुआ, उस दौरान एनर्जी निकली, इसी एनर्जी से मैं प्रोटॉन को पकड़ लिया, तो तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हो गए, तू बन गया बच्चा UqH2, डू बन गया UqH2 बन गया। बोले हाँ, सेम कॉन्सेप्ट था फोटोसिंथेसिस में, UqH2 वहां PqH2 बनते थे, दोनों भाई है। बोले ठीक, लेकिन यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, एपीएस जब इलेक्ट्रॉन देता है किसको, यूबिक्विनोन को, एपीएस जब इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को देता है, उस दौरान ना 2 प्रोटॉन बच्चा, 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से फिर से आउटर चैम्बर में चले जाएंगे। कुछ यहां पर स्पेशल बॉन्डेड क्यूनॉन होते हैं, तुम्हें नहीं जाना डिटेल में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एफएस से यूबिक्विनोन में गया, उस दौरान एनर्जी निकला, उस एनर्जी के हेल्प से 2 और प्रोटॉन, 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन मैट्रिक्स से पकड़ा गया और भेज दिया गया कहां, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो आपकी एनसीईआरटी नई वाली लिख देगा कि 4 प्रोटॉन आ गए, 4 प्रोटॉन आ गया, फिर से सीख लो, 2 प्रोटॉन तो FMnH2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन एफईएस में गया, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका, NADH1। लेकिन अब यहां कुछ बॉन्डेड क्यूनॉन थे, उन्होंने क्या किया, जैसे ही यूबिक्विनोन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसमें क्या किया, उसने 2 प्रोटॉन को पकड़ा मैट्रिक्स से, बाहर फेंक दिया, तो एक्चुअली में 4 प्रोटॉन आ गए बाहर, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बोले ठीक है, 2 NADH वाला और 2 बॉन्डेड क्यूनॉन ने पकड़ करके फेंक दिया। बोले ठीक, अब इलेक्ट्रॉन 2 है, यूबिक्विनोन ने 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, मैट्रिक्स से पकड़ा 2 प्रोटॉन, UqH2 बने। अब ये UqH2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, ध्यान से सुनना इस पर। उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया कॉम्प्लेक्स 3 को, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया कॉम्प्लेक्स 3 को, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। सर 2 इलेक्ट्रॉन देना, अरे यही तो सुनो, नई एनसीईआरटी में यही क्लू है, नई एनसीईआरटी में यही डिफरेंस है। नई एनसीईआरटी बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा, रिजर्व कर लेगा फ्यूचर प्रोसेस के लिए, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया कॉम्प्लेक्स 3 को। बोले ठीक, लेकिन सर 2 प्रोटॉन कहां गया उसका, अरे प्रोटॉन कहां गया, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन UqH2 था ना, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन को तो ढकेल दिया भाई या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, 2 प्रोटॉन तो गए, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपने घर के लिए रख लिया फ्यूचर प्रोसेस के लिए, उसका यहां पर अभी कोई लेना देना, एक इलेक्ट्रॉन को रिजर्व में रख लिया, फ्यूचर में यूज करेगा, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 को, जिसमें है साइटोक्रोम बी। हो गया, बोले ठीक, यहां तक एकदम क्लियरिटी है। कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन गए, कॉम्प्लेक्स 3 से अभी 1 पेयर गए, यानी केवल 2 प्रोटॉन गए। बोले ठीक है, अब नई एनसीईआरटी में नया क्लू, ठीक, ध्यान से देखो, अब क्या करना है, अब बच्चा हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, FADH2 डिहाइड्रोजिनेस इसे कहते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस भी कहते हैं।
वो क्या करेगा, मैट्रिक्स से FADH2 को पकड़ा और FAD में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहां पास FAD प्लस नहीं होता, हाइड्रोजन पकड़ लिया। हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। ध्यान से यहां पर गड़बड़ नहीं करना है। कॉम्प्लेक्स 2 की ताकत कम है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन तो ले लिए, लेकिन बच्चा प्रोटॉन को यहां ट्रांसफर नहीं करेगा। NADH कॉम्प्लेक्स 1 में ताकत थी कि वो NADH का प्रोटॉन को ट्रांसफर करता था, यहां ताकत नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। FADH2 से हाइड्रोजन लिया कॉम्प्लेक्स 2 ने, उसने बच्चा इलेक्ट्रॉन को तो ले लिया, उसे दे देगा यूबीक्यूनॉन को, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स 2 से कोई प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता। दोनों इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया, यूबीक्यूनॉन को। यूबीक्यूनॉन क्या है, क्या केवल इलेक्ट्रॉन कैरियर है? नहीं सर, आपने अभी तो बताया था प्लास्टोक्यूनॉन का छोटा भाई है। तो बेटा ये क्या करेगा, मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन लेगा। एनसीईआरटी के फिगर को देखो, 2 प्रोटॉन लिया और बन गया UQH2, बोले हाँ सर समझ में आ गया, एनसीईआरटी में ऐसा ही दिए एनसीईआरटी में। UQ ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 से लिए, 2 प्रोटॉन, मैट्रिक्स से UQH2 बना। अब देखो UQH2 में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया किसे, कॉम्प्लेक्स 3 को, और कॉम्प्लेक्स 3 ने इसे भेज दिया कहां, आउटर चैम्बर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। UQH2 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन थे, उसने कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया, ले रे भाई 2 प्रोटॉन लाया हूं पकड़ के मैट्रिक्स से, बड़ा मुश्किल से पकड़ा हूं, ले। कॉम्प्लेक्स 3 ने उसे बाहर फेंक दिया, तो क्या यहां बच्चा 4 प्रोटॉन नहीं आ गए, 2 पेयर 4 प्रोटॉन नहीं आया? एनसीईआरटी क्लियर हुआ? नहीं, एनसीईआरटी का लाइन क्लियर हो गया। सर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन थे, केवल 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। सर एक और इलेक्ट्रॉन, अरे फिर से रख लिया अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में रिजर्व करके रख लिया। 2 इलेक्ट्रॉन थे, केवल 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, दूसरा रिजर्व कर लिया, जैसे NADH ने किया था। बोले ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स 3 में क्या हुआ सर, 2 FADH2 से यूबीक्यूनॉन जो है 2 प्रोटॉन दिया, NADH कॉम्प्लेक्स 1 से जो आया था यूबीक्यूनॉन, उसने 2 प्रोटॉन दिए, यानी 4 प्रोटॉन आए, ढकेल दिया, हो गया भाई। तो सर इलेक्ट्रॉन कितने, इस यूबीक्यूनॉन ने 1 दिया, इधर के यूबीक्यूनॉन ने 1 दिया, 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्योंकि एक ने अपना रिजर्व करके रख लिया है, तभी क्लियर होगा, नहीं एनसीईआरटी ने तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर बेटा दिमाग लगाते रहो, दिन भर पढ़ते रहो, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। पॉलिटिक तो यानी कि कॉम्प्लेक्स 3 में है 2 इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम बी ने अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया कहां, FeS में, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स पे, और FeS ने दे दिया साइटोक्रोम C1 को, इसलिए कॉम्प्लेक्स 3 का नाम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम 3 का नाम BC1 कॉम्प्लेक्स। ये तो पहले लेक्चर में बता रखा है, बोले ठीक। एक लाइन को समझना, कॉम्प्लेक्स 3 के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को भेजना है कॉम्प्लेक्स 4 के पास, वो वेट कर रहा है। तो क्या उड़ के जाएगा, अरे क्या कॉम्प्लेक्स 3 से 4 उड़ के जाएगा? नहीं सर, कोई लेकर के जाएगा। तो यहां ले जाने वाला मोबाइल कैरियर, एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए, चल करके जाएगा, जैसे फोटोसिंथेसिस में था प्लास्टोसाइनिन, यहां पास है साइटोक्रोम सी। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए, इनर मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट पे, इनर मेम्ब्रेन ब्लू वाला, उसके आउटर पार्ट पे, इनर पार्ट पे नहीं है, आउटर पार्ट पे साइटोक्रोम सी ने इलेक्ट्रॉन को लिया। तो बताओ ना, कॉम्प्लेक्स 3 ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, साइटोक्रोम सी को। तो कॉम्प्लेक्स 3 का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन,
सर कॉम्प्लेक्स 3 ने साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन दिया सर, तो साइटोक्रोम सी का रिडक्शन हुआ, इसलिए कॉम्प्लेक्स 3 का नाम साइटोक्रोम सी रिडक्टेज भी कहते हैं, क्योंकि साइटोक्रोम सी का रिडक्शन हुआ, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। हाँ, क्योंकि उसने साइटोक्रोम सी का रिडक्शन करा है। चलो, अब साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन चला, पूरा वीडियोस में आपको बता रखा है। अब ये पहुंचा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 में यहां पर बच्चा कॉपर होगा, 2 कॉपर सेंटर पढ़िए एनसीईआरटी। दे हैव 2 कॉपर सेंटर ए, कॉपर सेंटर बी, ये पूछा गया है नहीं एनसीईआरटी में, ये गिवन है। 2 कॉपर सेंटर है कॉम्प्लेक्स 4 में, तो सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने पकड़ा, फिर उसे किसे दिया, साइटोक्रोम ए को, और ए ने किसे दिया, A3 को, ए ने किसे दिया, A3 को, इसलिए इसका नाम साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज करा है। साइटोक्रोम सी का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कॉम्प्लेक्स 4 का नाम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, क्योंकि सी का ऑक्सीडेशन करा है, या A3 कॉम्प्लेक्स बोलिए, आपकी मर्जी। इलेक्ट्रॉन कहां गया सर, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 में आया, A3 से अब कॉपर में गया, 2 कॉपर है, एक अपर साइड एक लोअर साइड, ठीक। अब क्या होगा सर, अब कॉपर के हेल्प से ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पे पहुंच गए। ऑक्सीजन इज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुंच गए। अब ऑक्सीजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, उसने 2 प्रोटॉन को पकड़ा, और ये बन गए बच्चा वाटर, मेटाबॉलिक वाटर। ये तो मैंने पहले बता रखा है आपको वीडियोस में, मुझे बस नई एनसीईआरटी एक्सप्लेन करना था। बोले इस दौरान जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, साइटोक्रोम ए है, A3 में गया, एक का ऑक्सीडेशन, दूसरा का रिडक्शन, उस दौरान एनर्जी रिलीज होगा, इसी एनर्जी से 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से कहां पहुंच गए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो कॉम्प्लेक्स 4 से केवल एक पेयर, क्योंकि यूबिक्विनोन नहीं है यहां, कॉम्प्लेक्स 3 से 2 पेयर, और कॉम्प्लेक्स 1 से 2 पेयर। अब मुझे बताओ, क्या एनसीईआरटी का लाइन क्लियर है ना? तो मैं फिर से एनसीईआरटी के हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। एनसीईआरटी एकदम मेरे तरफ ध्यान से एक एक लाइन को समझना, बहुत डिफिकल्ट है एनसीईआरटी का ये फिगर, बहुत कॉम्प्लेक्स है, सबको कंफ्यूजन है, इवन टीचर को भी। ध्यान से सुनना, सबसे पहले NADH आया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, बोले हाँ, इसने अपना प्रोटॉन FMN को दे दिया, FMN ने FES को दिया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दिया FES को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, प्रोटॉन जो है वो चला गया बाहर। सर एक ही पेयर ना, एनसीईआरटी ने 2 पेयर लिखा, अभी एक ही पेयर पढ़ो ना। अब देखो, फिर मैंने क्या बोला था, जब FES से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन में जाएगा, तो अंदर में कुछ बॉन्ड क्यूनॉन होते हैं, जो तुम्हें नहीं जाना। बॉन्ड क्यूनॉन के हेल्प से 2 और प्रोटॉन यहां आ जाएंगे। तो टोटल एनसीईआरटी का क्लियर हो गया ना, 4 प्रोटॉन, 2 NADH वाले और 2 बॉन्ड क्यूनॉन के हेल्प से आया, यानी 4 प्रोटॉन, कहानी खत्म। चलो, अब इलेक्ट्रॉन आया यूबिक्विनोन में, लेकिन यूबिक्विनोन हाइड्रोजन कैरियर है। बोले भैया इलेक्ट्रॉन तो ले जाएंगे, अगर फ्री फोकट का प्रोटॉन मिल रहा है पकड़ लेते हैं ना, तो उसने बच्चा यहां से 2 प्रोटॉन भी पकड़ लिया। एनसीईआरटी ने नहीं दिखाया, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएगी। 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से पकड़ लिया, बन गया ना UQH2, ये तो दिख रहा है ना, UQH2 बना तो ना। अब क्या होगा, ट्रिक, UQH2 से दोनों प्रोटॉन भेज दिए यहां, UQH2 ने दोनों प्रोटॉन यहां भेज दिया,
सर 2 इलेक्ट्रॉन, ट्रिक है, ध्यान से यहां पर गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ट्रिक यही है। 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर किया, एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर किया, एक अपने पास रख लिया, एक अपने पास रख लिया, घुमाते रहेगा घुमाते रहेगा, फ्यूचर में फ्यूचर रिजल्ट, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन गया कहां, कॉम्प्लेक्स 3 में। क्लियर यहां तक? अब थोड़ा रेस्ट करो, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स 2 की कहानी पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स 1 कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स 3 का आधा पार्ट कंप्लीट, पूरा नहीं हुआ। अब कॉम्प्लेक्स 2 ने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। देखो बच्चा, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं किया उसने, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन। कॉम्प्लेक्स 2 केवल इलेक्ट्रॉन यूबीक्यूनॉन को दे देगा, लेकिन यूबीक्यूनॉन क्या है, बोलो यूबीक्यूनॉन क्या है? बोलेगा सर यूबीक्यूनॉन तो 2 प्रोटॉन भी पकड़ेगा ना। हाँ, एनसीईआरटी में नहीं देखा है, यूबीक्यूनॉन 2 प्रोटॉन को पकड़ा, UQH2 में कन्वर्ट हुआ, UQH2 में। अब UQH2 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, कहानी रिपीट करूं, 2 प्रोटॉन को भेज दिया बाहर, 2 प्रोटॉन को कॉम्प्लेक्स 3 को दिया, बाहर चले गए, तो हो गए ना 4 प्रोटॉन, हो गए ना 4 प्रोटॉन, 2 NADH कॉम्प्लेक्स 1 वाला और 2 कॉम्प्लेक्स 2 वाली, 4 प्रोटॉन आ गए ना। बोले हाँ सर इलेक्ट्रॉन का, हाँ बताओ, तुम बताओगे इस बार। इलेक्ट्रॉन 2 थे, एक इलेक्ट्रॉन वापस से फ्यूचर रिजर्व के लिए रख लिया, केवल एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, यानी कॉम्प्लेक्स 3 के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 नहीं 2 है। अब वहां से आना है कॉम्प्लेक्स 4 को, 4 को कौन लेकर के आएगा, उड़ के तो नहीं आएगा ना सर, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक कैरियर, एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए, दे हैव मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर in the outer surface of inner membrane, act as a mobile carrier between complex 3 and 4. अब यहां से पकड़ा साइटोक्रोम C, चला इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर, चला 2 इलेक्ट्रॉन लिखे आया। अब दिमाग मत लगाना सर, यहां तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिखा है सर, आप बोलते 2 इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी इतनी आसान नहीं है समझना, रियल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 को दिया गया। कॉम्प्लेक्स 4 में कौन है, बोला था ना कॉपर, 2 कॉपर सेंटर, एक कॉपर यहां दिख रहा है, एक कॉपर यहां दिख रहा है, 2 कॉपर किसके थ्रू, साइटोक्रोम ए के बाद में कौन आएगा, A3। कॉम्प्लेक्स 4 ने साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लिया, तो साइटोक्रोम C का हुआ ऑक्सीडेशन, इसलिए इसका नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक, अब क्या हुआ, इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान 2 प्रोटॉन, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के दौरान एनर्जी निकलती है, इसी एनर्जी के हेल्प से हम प्रोटॉन को पकड़ते हैं और बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ 4 नहीं है, देख लो फिर से, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ केवल 2 प्रोटॉन है, केवल 2 प्रोटॉन है, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 2 है ना। कहानी क्लियर? तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सर, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन किसके पास गया, ऑक्सीजन के पास, उसने 2 प्रोटॉन को पकड़ा, वाटर बन गया, तो टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन, NADH में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन की तो कहानी समझ में आई, प्रोटॉन ऑक्सीजन से जुड़ा, वाटर बन गए। चलो अब बताओ ध्यान से, NADH के हेल्प से कॉम्प्लेक्स 1 ने 4 प्रोटॉन को भेजा, NADH की कहानी बता रहा हूं, NADH आया होगा, फिर 3 में गया, वहां से भी प्रोटॉन ट्रांसफर हुए, कॉम्प्लेक्स 4 वहां से भी ट्रांसफर हुए, वहां से भी। तो जब NADH काम करता है तो 1 भी फंक्शन किया, 3 भी फंक्शन किया, 4 भी फंक्शन किया, तीनों ने फंक्शन किया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ना FADH2 के हेल्प से आता है, FADH2 आया, कॉम्प्लेक्स 2 में गया, कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं करता, केवल इलेक्ट्रॉन का करता है। FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 में आया, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन।
2 से कहां गया, फिर 3 में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, फिर गया 4 में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। तो अब बताओ, हम दोनों कहानी को मर्ज कर रहे हैं। नई एनसीईआरटी में यही कॉम्प्लेक्सिटी है, दोनों कहानी को मर्ज करो। एक एनएडीएच की कहानी, एक एफएडीएच2 की कहानी। एनएडीएच की कहानी चली, एनएडीएच की कहानी चली तो 3 कॉम्प्लेक्स सिस्टम ने प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट किया, 1, 3 एंड 4। एफएडीएच2 की कहानी चली तो प्रोटॉन केवल 3 से, कॉम्प्लेक्स 3 से और कॉम्प्लेक्स 4 से ही केवल ट्रांसपोर्ट हुआ। तो ज्यादा अच्छा काम कौन किया, कॉम्प्लेक्स 1 ने। अब बताओ ज्यादा अच्छा काम किसके थ्रू हुआ, तो एनएडीएच। एनएडीएच है तो 3 जगह प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट और एफएडीएच2 से केवल 2 जगह। अब कहानी क्लियर करता हूं, समराइज करता हूं। एनसीईआरटी में कहता है कि 2 प्रोटॉन जाएगा तो 1 एटीपी बनेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनेगा। अब प्रोटॉन वापस से लौटेगा वही F0 F1 पार्टिकल से, एक पेयर लौटेगा तो 1 एटीपी बनेगा। तो टोटल 10 पेयर है ना, टोटल तो हमारे पास कितने हैं, टोटल 10 पेयर नहीं, 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है। 2 प्रोटॉन से 1 एटीपी, तो 10 प्रोटॉन से बन गए 5 एटीपी। 5 एटीपी देखो फिगर में, देखो वापस से सीखो, यहां से, ठीक है, वापस से सीखो फिगर को। यहां पास से 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ इसे थोड़ा सा मैं, क्लियर है, टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आ गया, हाँ ठीक है। ए भाई साहब थोड़ा सा बढ़ाओ, हाँ ठीक। तो मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स 1 ने 4 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 3 ने 4 प्रोटॉन, कॉम्प्लेक्स 4 ने 2 प्रोटॉन, टोटल 10 प्रोटॉन के। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए, 2 प्रोटॉन जाएगा तो 1 एटीपी, तो 10 प्रोटॉन गए तो 5 एटीपी। अब 5 एटीपी बनाने में एक एनएडीएच की साइकिल चलाना पड़ा, एनएडीएच आया था और एक एफएडीएच2 आया था। ध्यान तो सुनना, एनएडीएच से ज्यादा एटीपी बनेगा क्योंकि 1 ने पार्टिसिपेट किया, 3 ने पार्टिसिपेट किया, 4 ने। एफएडीएच2 से केवल 3 ने पार्टिसिपेट किया प्रोटॉन ट्रांसफर करने के लिए और 4 ने। तो ऐसा माना जाता है, क्लियर कर दो, ऐसा माना जाता है कि जो 5 एटीपी बने उनमें से मेन काम किया एनएडीएच वाले ने, उसने 3 जगह ट्रांसफर किया। इसलिए माना जाता है 5 एटीपी में, एटीपी बनाने में 3 एटीपी का क्रेडिट एनएडीएच को दिया गया और एफएडीएच2 को दिया गया 2 एटीपी बनाने का क्रेडिट, ऐसा माना जाता है। तो एनसीईआरटी का लाइन क्लियर हो गया, एक एनएडीएच से 3 एटीपी, एक एफएडीएच2 से 2 एटीपी, एक प्रोटॉन से 2 एटीपी बनेंगे। तो यही बच्चा एनसीईआरटी की नई जो एनसीईआरटी थी, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो मैंने बहुत अच्छे से बच्चा वापस से देखी, बहुत मेहनत से मैंने बनाया, एक एक इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को समझाने की कोशिश की। एक बार समझ में नहीं है, दूसरे बार एक एक लाइन को सीखने की कोशिश करना। मैंने पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल करके बताया, पूरा प्रोटॉन निकाल करके बताया, कहां पर बॉन्ड वाले बताए, कहां पर रिजर्व वाला बताया, नहीं तो समझ नहीं पाएगा, कभी क्लियर नहीं होगा। तो एक बार वापस से टेस्ट होते रहता है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसमें सबको प्रॉब्लम है, पूरे इंडिया में हर बच्चे को प्रॉब्लम है, तुम्हारा नया प्रॉब्लम नहीं है। तो वापस से टाइम निकाल करके जरूर देखिएगा ना, ठीक है। मैंने उसे फिर डाउट नहीं है। तो जैसे हमने पढ़ा था ना पीबीआर 322 में बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता, इंसर्शन एंड एक्टिवेशन, क्लोनिंग वेक्टर वाला, उसका तो बाप निकल गया, उसका तो बाप निकल गया नहीं एनसीईआरटी, ये फिगर। तो इसे बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिएगा। चलो ठीक, तो वापस जहां आपको इश्यू हो बोल दिया कीजिए, मैं अलग से शॉर्ट कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा ना। जैसे किसी बच्चे ने बोला कि ईटीएस फंस रहा है, तो चलिए भाई पढ़, क्योंकि ईटीएस रियल में डिफिकल्ट है। चलो ठीक है मेरा, तो थैंक यू, बाय बाय।